Good morning, all of you. In this part of the drugs, we will discuss about the antihistamines, anti-fertility drugs, antacids, insect repellents, and the pheromones. So before going in detail about all these drugs, we will just review about the previous lectures. Means what are drugs? These drugs are the very low molecular mass compounds which may or may not have the therapeutic action. आपने ध्यान दिया होगा कि हर एक लेक्चर के स्टार्ट में हम ब्रीफ रिव्यू इसलिए लेते हैं ताकि आप इन चीजों को ना भूलें, ये चीजें आपके बिल्कुल दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएं. तो मीन्स व्हाट आर ड्रग्स? द लो मोलिकुलर मास कंपाउंड विच मे और मे नॉट हैव द therapeutic action and may or may not be used for the prevention or the treatment of the disease called as the drugs. These drugs may be the medicine or may be the poison. If they have the therapeutic action, they are the medicine. If they have no therapeutic action, they are the poison. If the any of the drug will be act as a medicine if it is taken as per the prescription of the doctor जितना हमें कहता है उतनी ही हम ड्रग को ले लें, उसी अमाउंट में ले लें, रिक्वायर्ड अमाउंट में ले लें, तो वो मेडिसिन का काम करती है. इफ वी टेक ए ड्रग इन एक्सेस इन हायर अमाउंट विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, तो आप उसे कहते हैं पॉइजन. तो कोई भी जो ड्रग है वो मेडिसिन का काम करती है, तो इट मीन्स it is giving the positive response, positive biological response to our body, means it giving the therapeutic action, means it showing their preventive effect, it showing their curative effect. तब आप उस ड्रग को मेडिसिन कह सकते हैं. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जो ड्रग होती है वो आपकी मेडिसिन तभी होगी अगर वो नॉन टॉक्सिक हो, उसके मिनिमम और नो साइड इफेक्ट हो, इट नेवर शोज एनी साइड इफेक्ट एंड नेवर हार्मफुल फॉर द बॉडी टिश्यूज, और वो एफिशिएंट भी हो, मीन्स कम अमाउंट में ही हमारी जो डिजीज है उसको क्योर कर दें. प्लस साथ के साथ क्या होना चाहिए? इट नेवर शोज द रेजिस्टेंट टू द हॉट सेल इवन आफ्टर देयर लॉन्ग यूज. अगर ये सारी चीजें हैं तो वो गुड आपकी मेडिसिन होगी, अदरवाइज वो मेडिसिन नहीं होगी. अब हम देखते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स. उससे पहले हम ये बता दें, हमने अभी तक जो आपको करवाई हैं ड्रग्स कौन कौन सी आपकी हो चुकी हैं. वो आपकी हो चुकी हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटी का अगेंस्ट पायरागल हीट जो हाई फीवर को रिड्यूस करने के काम आती है, वो आपकी एंटीबायोटिक्स हमने पढ़ी, जिसमें एग्जांपल थे आपके पैरासीटामोल. उसके बाद हमने पढ़ा एंटी मलेरियल ड्रग्स जो मलेरियल फीवर को रिड्यूस करने के काम आती है. उसके बाद हमने उसके एग्जांपल देखे थे क्यूनिन, क्लोरोक्विन, उसकी सिंथेसिस भी हमने देखी. उसके बाद नेक्स्ट आपने देखे थे आपकी अगली टाइप की जो ड्रग्स आती है वो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स थी, जिसमें आपने एनाल्जेसिक्स, ट्रांसक्विलाइजर्स और आपके वो ड्रग्स थी जिन्हें आप एनेस्थेटिक ड्रग्स भी कहते हैं. उसके बाद आपने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़ी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने बताया कि उसकी जो क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसको हम किल करना चाहते हैं या जिसकी ग्रोथ स्टॉप करना चाहते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन देखी थी कि आपकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोन, एंटी हेल्मिन्स देखी थी आपने. और जो माइक्रोइज्म को किल कर दे वो सिडाल आपकी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स थी, और जो ग्रोथ को स्टॉप कर दे वो आपकी स्टैटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स थी. फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की एक्शन के बेसिस के ऊपर वो आपकी एंटीसेप्टिक भी हो सकती है, वो डिसइंफेक्टेंट भी हो सकती है, एंटीबायोटिक्स भी हो सकती है. तो उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एंटी हिस्टामिन ड्रग्स. तो व्हाट आर द एंटी हिस्टामिन ड्रग्स? एंटी का मतलब अगेंस्ट, हिस्टामिन इज ए केमिकल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड कॉजेज द एलर्जी. तो ये जो हिस्टामिन केमिकल अगर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है तो क्या करता है? वो एलर्जी प्रोड्यूस करता है. तो हमें ऐसे केमिकल यूज करने, ऐसी ड्रग यूज करनी है जो मेडिसिन का काम करे और जो हिस्टामिन की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दे, उसके अगेंस्ट काम करे, उसको प्रोड्यूस ना होने दे, क्योंकि हिस्टामिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो एलर्जी नहीं होगी. सो द ड्रग्स विच एक्ट अगेंस्ट द प्रोडक्शन ऑफ द हिस्टामिन्स एंड thus it can cure the allergy, called the antihistamine drugs. As these drug against are used against the production of the histamine, so they are called the antihistamine drugs. एग्जाम्पल क्या है आपके जो मेनली जिसकी सिंथेसिस भी हम देखेंगे वो है आपकी क्लोरफेनिरेमीन. इसकी आपकी सिंथेसिस भी है आपके सिलेबस के अंदर. एक है सिट्रीजिन जो आमतौर पे आप लेते हैं, भाई एलर्जी होगी कौन सी टेबलेट ले लें? सिट्रीजिन की टेबलेट आप ले लें. इसके बाद एलर्जी होती ही क्यों है हमें? एलर्जी इसलिए होती है कि देखो हो क्या जाता है, आप बड़े ध्यान से देखना इस फ्लो चार्ट के अंदर. कोई एंटीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, फॉरेन सब्सटेंस कॉल्ड एज द एंटीजन व्हिच एंटर इन आवर बॉडी.
when the any foreign substance enter in our body, when the any foreign substance, that is antigen, when it come in contact with our body tissues, then our body tissues start producing the antibodies to kill the antigens. एंटीजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है? एंटीबॉडीज। फिर उसके बाद क्या होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडीज आपस में रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। द एंटीबॉडीज बाइंड विद द एंटीजन टू फॉर्म द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड विच फर्दर बाइंड विद द मास्ट सेल, जो फर्दर क्या करती है, मास्ट सेल के साथ क्या करती है, कंबाइन करती है। फिर जो मास्ट सेल जो प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, आफ्टर बाइंडिंग विद द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, द मास्ट सेल रिलीजेस ए केमिकल कॉल्ड एज द हिस्टामिन। उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप हिस्टामिन कहते हैं। एंड दैट हिस्टामिन कॉजेज द एलर्जी। और यही जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ है, इसे यही क्या प्रोड्यूस करता है, एलर्जी। एलर्जी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। देयर आर सम पर्सन व्हिच हैव द एलर्जी फॉर द डस्ट, देयर आर सम अदर पर्सन व्हिच हैव द एलर्जी फॉर द वाटर। एक बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अब से कुछ साल पहले आया था कि एक छोटे से बच्चे को दिखा रखा था 7 to 8 ईयर्स का, वो आपके सी के नजदीक खड़ा है, लेकिन वो पानी के पास जा नहीं सकता बिकॉज इट हैज द एलर्जी फॉर द वाटर। वाटर के साथ एलर्जी, दैट इज वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि वाटर तो हमें पीना भी पड़ता है, तो बड़ी डेंजरस डिजीज उस कंडीशन में हो जाती है। नेक्स्ट, एलर्जी आखिर अब हुई क्या? हमारी बॉडी जब हाइपर सेंसिटिव हो जाती है टुवर्ड्स द एनी फॉरेन सब्सटेंस, देन इट इज कॉल्ड द एलर्जी। तो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू एनी फॉरेन सब्सटेंस कॉल्ड द एलर्जी। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, वो आपका एयर, डस्ट पार्टिकल, एनीथिंग, वो कोई भी हो सकता है, तो उसके प्रति हाइपर सेंसिटिव हो जाना। कईयों को आपने देखा होगा ना, स्नीजिंग आ जाती है, बिल्कुल थोड़ी सी धूल मिट्टी आती है, स्नीजिंग मींस वो हाइपर सेंसिटिव है टुवर्ड्स द डस्ट पार्टिकल। कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास काफी डस्ट हो फिर भी उनको स्नीजिंग नहीं आती, वो हाइपर सेंसिटिव नहीं होते। सो द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एनी फॉरेन सब्सटेंस इज कॉल्ड द एलर्जी। अब व्हाट आर एंटीजेंस, हमने बताया था जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं व्हिच प्रोड्यूस द डिजीज इन द बॉडी आर कॉल्ड एज द एंटीजन। अब जो उनके अगेंस्ट काम करते हैं वो कौन होते हैं, वो एंटीबॉडीज होते हैं। सो द सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजेंस कॉल्ड एज द एंटीबॉडीज। तो ये कहलाए आपकी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में। तो जो आपकी एंटी हिस्टामिन जो ड्रग है उनमें से एक एग्जांपल मैंने अभी बताया था, उसकी सिंथेसिस आपके सिलेबस में, क्लोरफेनिरेमिन, क्लोरफेनिरेमिन। तो इसकी अब हम सिंथेसिस देखेंगे। इसको हम कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर द क्लोरफेनिरेमिन फ्रॉम द 4-chloropheniल एसीटोनाइट्राइल। इसका अगर आप पार्ट करते तो देखो क्या हुआ, फिनाइल ग्रुप मींस बेंजीन रिंग, एसीटोनाइट्राइल क्या होता है, COCH3 ग्रुप, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एसीटोनाइट्राइल वाला जो ग्रुप और क्लोरो के बीच में 1,4 की पोजीशन, पैरा पोजीशन के ऊपर हो जाए। देखो हमने क्या लिया, बेंजीन रिंग लिया, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया बोलो, आपके ग्रुप लगाया, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया बोलो, यहाँ पे 4 पोजीशन के ऊपर Cl लगा दिया। ये हमने पिरिडिन लिया, पिरिडिन में नंबर 2 पोजीशन पे क्या लगा दिया, Cl, तो 2-chloropiridine हो गया। अब रिएक्शन चली बेस की प्रेजेंस में, NaNH2 में NH2 नेगेटिव जो बेस का काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, जो आपका मोर रिएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो कार्बन जिसपे Cn लगा हुआ है, उस Cn वाला जो कार्बन कौन हो गया, अल्फा कार्बन, उसके ऊपर जो H लगे हुए हैं वो बोलो कौन हो गए, वो आपके अल्फा हाइड्रोजन हो गए। Due to the electron withdrawing nature of the CN group, these alpha hydrogen are acidic in nature, they are reactive in nature। तो जो NH2 जो बेस का काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन बेस का काम क्यों करेगा, बिकॉज इट डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H एटम। H को कोई नेगेटिव चार्ज पे C इलेक्ट्रॉन दे दे तो बेस H को ना देके किसी और एटम को दे दे लाइक कार्बन, तो वो न्यूक्लियोफाइल। देखो H को इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ से बोलो कौन निकल जाएगा, ये देखो ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेफ्ट कर देगा, अमोनिया लॉस हो जाएगा यहाँ से। अब दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये कार्बेनाइन बन गया, मतलब कौन बन गया, कार्बेनाइन। अब ये कार्बेनाइन बनती है अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, ये देगा जो आपके एराइल हैलाइड वाला पार्ट है, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, तो वहां पे देखो डोनेट किया गया। और उसके बाद क्या लॉस हो जाएगा, Cl। ये इजी रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन इवन देन जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है पिरिडिन रिंग के अंदर नाइट्रोजन का, उसकी वजह से ये 2 पोजीशन के ऊपर आपकी रिएक्शन हो पाएगी। और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बोलो किसके बीच हुआ, आपके पिरिडिन वाले कार्बन का, जो वो कार्बन जिसपे CN है उनके बीच में। देखो मैंने रेड कलर से शो किया, देखो ये कार्बन, कार्बन के ऊपर CN लगा हुआ है,
कार्बन पे क्या लगा हुआ है Cn, और उसी कार्बन पे अभी देखो एक H और बच गया, ये रेड कलर से हमने दिखाया, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, और बची हुई स्ट्रक्चर आप एज सच लिख दें। तो जब भी आप इस टाइप से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके दौरान आप क्या करें, पहले जो रिएक्टेंट है उनको एज सच देखें, और जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे हुई वहां पे आपको न्यू बॉन्ड शो कर दें, दैट्स ऑल। तो इस टाइप से यानी नेक्स्ट स्ट्रक्चर को लिखना मुश्किल नहीं होता, हमें उसको क्रैम नहीं करना होता। उसके बाद दोबारा से हमने बेस डाला, वही NH2 नेगेटिव, वही आपका कार्बन जिसके ऊपर CN लगा हुआ है, जिस उसी कार्बन के ऊपर H है, तो ये वही अल्फा पोजीशन जो मोर रिएक्टिव होते हैं आपके हाइड्रोजन। तो दोबारा से NH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, तो H ने अपने इलेक्ट्रॉन देखो ये छोड़ दिए। उसके बाद कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर से ये कार्बन आयन बन गया यहाँ पे। अब ये कार्बन आयन बन के किसको दे, ये दूसरा रिएजेंट हमने डाला। अब इस रिएजेंट में एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है, देखो कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव पार्ट है वहां पे। तो ये कार्बन आयन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, उस कार्बन को जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप, देखो Cl वहां से निकल गया। तो इस टाइप से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच होगी, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कार्बन और कार्बन के बीच। देखो जो स्ट्रक्चर पहले से थी उसको ऐसे लिखा, रेड कलर से हमने न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई, और उसके ऊपर कौन अटैच कर दिया, जो स्पीसी थी वहां पे देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आगे कौन लगा होता है N के ऊपर 2 CH3 ग्रुप। तो ये जो आपका प्रोडक्ट था ये था कौन, देखो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें ब्रीफ। तो देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये NH2 देखो सिर्फ इतना होता, देखो ये NH2, तो आप इसको बोलो क्या कहते हैं, ये आपका होता 2 कार्बन है, तो इथेनेमीन, बोलो क्या नाम होता, इथेनेमीन। क्लियर हो गया इतना। अगर हम इथेनेमीन के अंदर ये एक H हटा देते CH3 वाला और यहाँ पे C लगा देते, तो बोलो आप इसे क्या कहते हैं, तो आप इसकी नंबरिंग करते हैं ऐसे 1 2, तो आप इसे कहते हैं 2 क्लोरोइथेनेमीन। क्या कहते हैं आप इसे, 2 क्लोरोइथेनेमीन। अब हमने क्या किया कि जो आपके नाइट्रोजन के ऊपर जो H लगे हैं वहां पे भी हमने H को हटा के बोलो क्या लगा दिया, CH3 H को हटा के क्या लगा दिया, CH3, तो क्या कहेंगे NN डाइमिथाइल। कौन हो गया, NN डाइमिथाइल 2 क्लोरोइथेनेमीन। तो इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया इसका, NN डाइमिथाइल 2 क्लोरोइथेनेमीन। तो यही हमारा रिएजेंट था, जो अभी देखो ये जिसपे मैंने टिक किया जो हमने ले रखा था। और बड़ी सिंपल, क्योंकि इसमें एल्काइल हैलाइड पार्ट भी है, देखो ये रहा था ना इसके अंदर, देखो ये एल्काइल हैलाइड पार्ट जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर क्या था स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन चली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चली। तो न्यूक्लियोफाइल कौन था, जो अभी हमने बताया था, जो NH2 ने जो नेगेटिव किया जी, कार्बन आयन बन गया था। अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद बोलो क्या बन गया था, कार्बन आयन। तो जब कार्बन आयन बना, कार्बन आयन बनते ही साथ वो किस चीज का काम किया उसने, न्यूक्लियोफाइल का। उस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कहाँ पे किया, एल्काइल हैलाइड वाले पोर्शन पे। तो कौन सी रिएक्शन चली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन चली है ये आप ध्यान रखिए, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी आपकी। तो इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। अब देखो हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस। आप जानते हैं जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके दौरान जो आपका सबसे सेंसिटिव ग्रुप आपको कौन दिख रहा है, CN ग्रुप। तो CN जो ग्रुप है इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट कन्वर्टेड इनटू COH। देखो इस टाइप से C डबल बॉन्ड OH, ये CH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये जो लगा हुआ है यहाँ पे CN था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH में। हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे, फिर हमने हीट भी कर दिया, हीट करते क्या हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन। देखो यहाँ से जो ये लगा हुआ था इसमें बोलो क्या हो गई, बोलो डीकार्बोक्सिलेशन। ऐसे तो सिर्फ H बच गया, मींस ओवरऑल क्या हुआ, C के ऊपर से CN ग्रुप हट गया और क्या लग गया, सिंपल H। सिंपल क्या लग गया, बोलो H। तो हमने क्या की, बोलो यहाँ से हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय द हीटिंग, मींस पहले आपका CnCH में बदल गया, उसके बाद क्या होगी, बोलो डीकार्बोक्सिलेशन हो गई आपकी, और इस टाइप से आपका CN ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो गई। तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट हो गया जो हमें बनाना था, जिसका नाम क्या है, क्लोरफेनिरेमीन। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। और इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, देखो, और हम इसको कर सकते हैं फ्रॉम द पिरिडिन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पिरिडिन क्या होगी, अंडरगो द एल्काइलेशन। पिरिडिन क्या होगी, देखो ये पिरिडिन हमने ले लिया, ये पिरिडिन है आपके पास, और इधर कौन लिया, 4 क्लोरोफिनाइल एसीटोनाइट्राइल। अब इसके बीच रिएक्शन, बड़ी सिंपल रिएक्शन, उसी टाइप से हमने कॉपर डाला, आपने पढ़ी होगी, देखो एक सिंपल रिएक्शन आपको थोड़ी याद दिला दी, बिल्कुल उसी टाइप की रिएक्शन है जैसे आपके पास ये होते थे, देखो अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो OH इस टाइप से।
तो फिर हम इसकी रिएक्शन करते थे क्या डाल के, कॉपर एट द टेम्परेचर बोलो क्या 573 केल्विन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती थी। तो कहाँ से, वो कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर से H और ऑक्सीजन का जो नेबरिंग एटम उसके ऊपर से एक H निकलता था, तो क्या बन जाता था बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड C और HO बच गया। देखो ये एक H और एक O, आपके वहां पे एल्डिहाइड बन जाए, रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन हुई है। सिमिलरली हियर द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो यहाँ से ये एक H, ये दूसरा H, देखो हाइड्रोजन लॉस हो जाएगी यहाँ से, मीन्स ये कार्बन इसका एक बॉन्ड की क्लीवेज हुई, यहाँ से ये पिरिडिन वाला कार्बन इसकी बॉन्ड की क्लीवेज हुई, इनके बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो इस टाइप से एक H यहाँ से निकला, एक ये निकला, दो H निकले, इनके बीच में क्या हो गई बोलो, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई आपका प्रोडक्ट बनेगा आगे। प्लस साथ के साथ एक चीज और होगी यहाँ पे कि जो आपका CN ग्रुप लगा हुआ था, क्या होगा बोलो, ये देखो इसने डिहाइड्रोजनेशन की, हाइड्रोजन लॉस हुई, ऑक्सीजन दी, CN ग्रुप की क्या हुई बोलो, COH में कन्वर्ट हुआ, फिर डिकार्बोक्सिलेशन भी हो गई साथ के साथ, तो CO2 भी लॉस हो गया यहाँ से। तो आपका यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया, बोलो कौन प्रोडक्ट बन गया, क्लोरफेनिरेमीन। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं बना है, आपने देखा था पीछे कि इसके अंदर किस चीज की कमी है। अब हमने रिएक्शन किसके साथ की बोलो, यहाँ पे आपके बेस के साथ, तो बेस किसके ऊपर अटैक करेगा बोलो, यहाँ पे ये CN लॉस होगा या नहीं होगा, आप खुद सोचिए। यहाँ पे अभी आपसे पूछते हैं, देखो बेस ने अटैक किया इस कार्बन H के ऊपर, उसी टाइप से ये कार्बेनाइन बन गया, बोलो क्या बन गया, कार्बेनाइन। उसी टाइप से हमने सेम रिएजेंट लिया, जो एल्काइल हैलाइड वाला पोर्शन था, जो कौन था बोलो आपका, वो था आपका जैसे इथेनेमीन था, 2 के ऊपर क्लोरो था, तो 2 क्लोरो इथेनेमीन, और N के ऊपर डाइमिथाइल, तो NN डाइमिथाइल 2 क्लोरो इथेनेमीन आपका रिएजेंट है, जिसमें एल्काइल हैलाइड पार्ट है, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, कार्बन आयन बनते ही कार्बन के ऊपर अटैक, Cl नेगेटिव लॉस हो जाएगा। देखो ये सिंपल वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसी टाइप से ये आपकी नेक्स्ट इंटरमीडिएट बन गया, रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो कौन हो गई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसके बाद क्या डिफरेंस रह गया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट अब क्लोरफेनिरेमीन बन चुका है, जो आपने पहले बनाया था, तो ये आपका कंप्लीट प्रोडक्ट आपका बन चुका है। तो आपने देखा क्लोरफेनिरेमीन को आप दो तरीके से बना सकते हैं, देयर आर टू डिफरेंट वेज, दोनों आपको बता दी गई। इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी अगली टाइप ऑफ ड्रग्स को देखते हैं, उन्हें कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू चेक द प्रेगनेंसी इन द वुमेन, तो उन्हें क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो कई ड्रग ऐसे लेते हैं ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, ताकि वो ना हो पाए, तो उसको चेकआउट करने के लिए क्या करते हैं, जो ड्रग ली जाती है उसे कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉन्ट्रासेप्टिव और द बर्थ कंट्रोल ड्रग्स। एग्जाम्पल जैसे इनोविड ई, ये ले लेते हैं इसमें, लेकिन ये ध्यान रखें ये ड्रग्स सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर ही लेनी चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट काफी होते हैं। और these drugs are nothing but these are the mixture of estrogen and the progesterone, इन दोनों चीजों का क्या होता है, ये मिक्सचर ही होता है। तो these are the anti fertility drugs। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एंटासिड। व्हाट आर एंटासिड्स, आपको ये तो सभी को पता ही है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पोर्शन में अलग अलग तरह के क्या होते हैं बोलो, ये अगर हम, ये हमारी बॉडी है, देखो ये माउथ है, बकल कैविटी है, अगर हम अपनी बकल कैविटी के अंदर जाके देखें, बकल कैविटी के बाद ये जो पोर्शन आता है नीचे जाके, देखो ये हमारा स्टमक आ जाता है, क्या आ जाता है, दैट इज द, देखो ये स्टमक है, हमने स्टमक तक बना दिया, ये आगे ड्यूडेनम आ गया। तो जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, बोलो स्टमक में कैसा मीडियम होता है, देयर इज ए एसिडिक मीडियम। बोलो स्टमक के अंदर कैसा मीडियम होता है, हमारे एसिडिक मीडियम। लेकिन जितना एसिड चाहिए, अगर उससे ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाए, तो फिर उसी को हम कहते हैं एसिडिटी हो जाना। रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा एसिडिटी का होना ही, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा एसिड का हो जाना स्टमक के अंदर, वो एसिडिटी होती है। तो एक्सेस ऑफ एसिडिटी मींस द केमिकल व्हिच आर यूज्ड टू डिक्रीज द एक्सेस एसिडिटी इन द स्टमक विद और विदाउट डिस्टर्बिंग द एसिड बेस बैलेंस। यानी स्टमक के अंदर एसिड बेस बैलेंस हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन जो एक्सेस ऑफ एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एंट एसिड। उन्हीं को हम क्या कहते हैं बोलो, एंट एसिड। तो ये जो हमने स्टमक
की स्ट्रक्चर शो की थी आपके सामने। तो ये स्टमक था यहाँ पे, तो स्टमक के अंदर मीडियम एसिडिक होता है और उसके अंदर एक्सेस ऑफ एसिडिटी हो जाती है, तो उसको हमें डिक्रीज करना है। ये दो टाइप के होते हैं आपके एंटासिड, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। तो जो आपके सिस्टेमिक एंटासिड कौन से होते हैं? सिस्टेमिक एंटासिड वो होते हैं विच डिक्रीजेस द एसिडिटी इन द स्टमक, विच डिक्रीजेस द एक्सेस एसिडिटी। ये जरूर ध्यान रखें, ये हमें एक्सेस वर्ड जरूर लिखना होता है, विच डिक्रीजेस द एक्सेस। ये नहीं कि सारी ही एसिडिटी को, जो रिक्वायर्ड एसिडिटी है वो तो मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन के लिए वो जरूरी है। तो द केमिकल विच डिक्रीजेस द एक्सेस एसिडिटी इन द स्टमक एंड आल्सो डिस्टर्ब द एसिड बेस बैलेंस, और एसिड बेस बैलेंस को भी वो डिस्टर्ब कर देते हैं। एंड दस इट मे कॉज द ओएडिमा, कार्डिक फेल्योर एक्सेट्रा, एंड दिस कॉल्ड द सिस्टेमिक एंटासिड कहते हैं आप। और जो एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब ना करें, द केमिकल विच आर यूज्ड टू डिक्रीज द एक्सेस एसिडिटी, जो एक्सेस एसिडिटी को क्या कर दे बोलो, डिक्रीज कर दें विदाउट डिस्टर्बिंग द एसिड बेस बैलेंस। लेकिन एसिड बेस बैलेंस आपके स्टमक है उसके अंदर क्या रहे, वो आपका मेंटेन रहे, तो उसे नॉन सिस्टेमिक। तो विच आर बेटर वन, नॉन सिस्टेमिक एंटासिड ही बेटर होंगे, क्योंकि आपका एसिड बेस बैलेंस जो था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। एग्जांपल क्या है सिस्टेमिक एंटासिड के? जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। नॉन सिस्टेमिक के कौन हुए? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड सो ऑन। लेकिन आपके जो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड होते हैं, दे आर एक्ट मोर सेटिस्फैक्टरी। सबसे अच्छे एंटासिड कौन होते हैं? जो कॉम्बिनेशन हो एक से ज्यादा ड्रग्स का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो एक एंटासिड है, व्हेन इट इज यूज्ड अलोन इट कॉजेस द कॉन्स्टिपेशन, इससे कब्जी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। बट व्हेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड along with the aluminum hydroxide, it cancel out the effect of the aluminum hydroxide। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी साथ के साथ यूज कर लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये साइड इफेक्ट था कि इट कॉजेस द कॉन्स्टिपेशन, तो वो इस इफेक्ट को नलिफाई कर देता है। सो वी कैन से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड एक्ट मोर सेटिस्फैक्टरीली। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए तो आप इस टाइप से एग्जांपल देके इस चीज का जवाब दे देते हैं। जो आपके जो एंटासिड हैं दे आर सोल्ड अंडर डिफरेंट नेम्स, लाइक जैसे घर में हम रख ही लेते डाइजीन, कहते हैं स्टमक में पेन हो रहा है तो मीन्स एसिडिटी इंक्रीज हो गई होगी, इसलिए वो स्टमक के अंदर पेन हो रहा होगा, तो जैसे डाइजीन तो सभी घर में रखते ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट्स किसे कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, इंसेक्ट्स को जो रिपेल कर दे, हम जैसे अपने को मॉस्किटो को दूर भगाना है तो हम जैसे अपने स्किन के ऊपर किसी केमिकल को लगा ले ताकि वो इंसेक्ट को क्या कर सके, रिपेल कर सके। हम किसी स्प्रे कर देते हैं रूम के अंदर, जो आपकी वॉल्स हैं उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं ताकि वहां पे वो इंसेक्ट वहां से चले जाए। सो द केमिकल्स विच आर अप्लाइड टू द स्किन, टू द क्लोथिंग, ऑन other surfaces to repel the insect, they called as the insect repellents। आप उन्हें insect repellents कहते हैं। जैसे आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट्स, आपके जैसे डाइमिथाइल थैलेट हो सकता है, आपके डाई ब्यूटाइल थैलेट हो सकता है, जो आपके सिलेबस में भी डाई ब्यूटाइल थैलेट, तो उसकी अभी हम प्रिपरेशन देखेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा। तो इट हेल्प अस, ये किस लिए हेल्प करता है? इट हेल्प टू प्रिवेंट और कंट्रोल द आउटब्रेक ऑफ द इंसेक्ट बोर्न डिजीज। अगर हम इस टाइप से हम स्किन के ऊपर लगा लें, क्लोथिंग के ऊपर स्प्रे कर दें, अदर सरफेस के ऊपर कर दें, अगर हम इंसेक्ट को वहां से भगा देंगे तो कुछ डिजीज ऐसी हैं, क्योंकि नहीं तो वो इंसेक्ट क्या कर देंगे, मॉस्किटो क्या करेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी उनकी, और जिसकी वजह से कुछ डिजीज हो सकती है, मलेरिया, डेंगू एंड सो ऑन। सो इट हेल्प टू प्रिवेंट और कंट्रोल द आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब बहुत ज्यादा ना हो जाए, तो उसको कंट्रोल करता है, आउटब्रेक होने से रोकता है। नहीं तो एक्सेस में अगर ये आपके इंसेक्ट हो गए तो एक्सेस में डिजीज भी फैल सकती है। So it help to prevent or control the outbreak of the insect-borne diseases like the malaria, dengue, etc. एग्जाम्पल है डाइब्यूटाइल थैलेट। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए थैलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है। तो ये थैलिक एसिड की स्ट्रक्चर है, if the two carboxylic acid group are present ortho to each other, then that particular structure called as the थैलिक एसिड। अगर ये पैरा पोजीशन के ऊपर होते दो CH ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसे टरथैलिक एसिड कहा जाता है। तो ये है थैलिक एसिड। अब हमने क्या किया इसके अंदर, क्योंकि डाइब्यूटाइल थैलेट बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना होगा, कोई अल्कोहल जिसके अंदर क्या हो, ब्यूटेनॉल लेना होगा। देखो ब्यूटेनॉल तो 4 कार्बन है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसके अंदर। देखो 1 कार्बन अगर हम शो करें, देखो ये CH3 है, नेक्स्ट कार्बन देखो ये आ गया आपका CH2,
उससे नेक्स्ट कार्बन देखो ये आपका CH2, उस नेक्स्ट कार्बन, ये कार्बन देखो इस H क्यों लगा रहे हैं दो, क्योंकि कार्बन के दो बॉन्ड हैं। C लिखते देखो दो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, दो वैलेंसी और कम है तो CH2 लिख दिया, तो हो गए ना 4 कार्बन। तो ब्यूटेनॉल हमने लिया, एन ब्यूटेनॉल, क्या ले लिया बोलो, एन ब्यूटेनॉल। ऐसे ही सेकंड वन भी है आपका। तो इसके अंदर एसिडिक मीडियम के अंदर हमने क्या की, रिएक्शन हुई, आपकी क्या लॉस हुआ, देखो यहाँ से इधर से OH और इधर से बोलो क्या H। सिमिलरली सेकंड मोल के अंदर से ये OH और इधर से बोलो क्या लॉस हुआ, बोलो H, वाटर लॉस हो जाएगा आपका। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है आपकी, कौन सी रिएक्शन है, दैट इज ए एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है जिसके दौरान जो प्रोडक्ट बनते हुए एस्टर बनेंगे आपके। तो एस्टर्स बन गए आपके देखो, क्योंकि COO के आगे R लग गया, R कौन है यहाँ पे, ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। तो दो साइड में ब्यूटाइल है, ये बोले कौन सा ग्रुप लगा हुआ, ब्यूटाइल। O के आगे ब्यूटाइल ग्रुप है, ये देखो ये जो मैंने पहले भी लिखा था, ये CH2, देखो ये CH2, ये CH2, लास्ट में बोलो कौन है, ये CH3। तो 4 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल है, तो दोनों जगह ये ब्यूटाइल ही है। नीचे भी देखो ये CH2, ये CH2, CH2, तो ये CH3, तो दो हो गए। सो कॉल्ड द डाइब्यूटाइल थैलेट, आप इसे डाइब्यूटाइल थैलेट कहते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, इंसेक्ट रिपेलेंट्स की फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फेरोमोन्स किन्हें कहते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं विच आर सिक्रेटेड बाय द वन मेंबर, विच इज सिक्रेटेड बाय द वन, नंबर नहीं है यहाँ पे, मेंबर आएगा यहाँ पे, MEMBER, member. So the chemicals which are secreted or released by one member and detected by the other member of the same family, and they causes the communication between them, और उनके बीच में communication हो जाता है, वो एक दूसरे को अपनी information, अपना मैसेज दे पाते हैं इस टाइप से। तो उन केमिकल्स को फेरोमोन्स कहते हैं। ये आपके जैसे जो डॉग हो गए, इंसेक्ट हो गए, कैट्स हो गए, ये एक दूसरे को इसी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। इनके बॉडी के अंदर से सिक्रीशन होती है किसी केमिकल की, जिसे फेरोमोन्स कहा जाता है, और जिसकी वजह से जो मेंबर है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं आपके, प्राइमरी फेरोमोन्स और द रिलीजर फेरोमोन्स। प्राइमरी कौन होता है, ये वो फेरोमोन्स होते हैं विच इनिशिएट और स्टार्ट्स और फॉर्म्स द वे ऑफ कम्युनिकेशन विद अ मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, तो उसे प्राइमर फेरोमोन्स कहते हैं। जैसे एक जो मधुमक्खी है, उसका जो कॉम्ब होता है, जब वहां से जब हम उसके ऊपर कोई यानी स्टोन उसके ऊपर फेंकते हैं, तो उसके बाद जब वो भागते हैं, तो एक मधुमक्खी के भागते ही और सारी मधुमक्खी वहां पे आ जाती है, बिकॉज दैट बी रिलीजेस ए केमिकल इन द एनवायरनमेंट एंड विच अट्रैक्ट्स, विच बोलो क्या करती है, अट्रैक्ट द अदर बीज टू अटैक ऑन द सेम पर्सन। मीन्स जो एंग्री वर्कर जो भी होती है, वो क्या करती है, उस पर्सन को स्टिंग कर देती है, और फिर एक केमिकल निकलता है, वो केमिकल निकलता है इन्वायरमेंट के अंदर, वो फैल जाता है। उसके बाद उस केमिकल की स्मेल लेके जो और बीज होती हैं, वो अपनी बी की हेल्प के लिए आ जाती है और इसी पर्सन के ऊपर सभी अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये प्राइमरी फेरोमोन्स कहलाते हैं। रिलीजर फेरोमोन्स कौन होते हैं, द फेरोमोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द फीमेल मेंबर्स टू अट्रैक्ट द मेल मेंबर फॉर द मेटिंग आर कॉल्ड एज द रिलीजर फेरोमोन्स। जैसे जो डॉग हो गए, कैट हो गए, ये पर्टिकुलर जो सीजनल होते हैं, उसके दौरान इनके बॉडी के अंदर से जो फीमेल मेंबर होती है, इनके बॉडी के अंदर से केमिकल ये रिलीज करते हैं, ताकि ये मेल मेंबर को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके टुवर्ड्स देमसेल्फ फॉर द मेटिंग प्रोसेस, फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे ये किन के अंदर होते हैं, डॉग्स के अंदर और कैट्स के अंदर। तो ये हमने देखा डिफरेंट टाइप की आपके, सबसे पहले हमने वो ड्रग्स भी देखी जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो सकती है, जिसके हमें एंटी हिस्टामाइन्स ड्रग्स देखी, फिर एंटासिड के बारे में देखा, इंसेक्ट रिपेलेंट्स हमने देखे, और ये फेरोमोन्स के बारे में हमने देखा। उसके बाद ये जो फर्स्ट जो आइडेंटिफाई किया गया था, वो कौन था, ग्लिप्योर के अंदर, विच इज सिक्रेटेड बाय द फीमेल जो मोथ्स होते हैं उनके द्वारा ये आपके आइडेंटिफाई किया गया था। So that all about these different type of drugs. Thank you.